पर आपको ध्यान रखना होगा। इंट्रोडक्शन, डीबीएमएस, पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग और बूलियन अलजेब्रा के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप पूरे का निचोड़ देखें तो डेटा स्ट्रक्चर, बूलियन अलजेब्रा, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। ये बात आप भी जानते हैं। प्रीवियस सेशन यानी डे 2 में जो हम लोग ने बात करी थी, तो एक क्वेश्चन आपको हमने दिया था और कहा था कि इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या था ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेसिंग इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग? क्या था इसका आंसर? मल्टीकास्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ग के आईपी एड्रेसिंग का उपयोग करते हैं? तो हम जानते हैं मल्टीकास्टिंग का मतलब क्लास डी की बात हो रही है, क्योंकि क्लास ए बी सी यूनिकास्टिंग, क्लास डी आपका मल्टीकास्टिंग और क्लास ई आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। तो आंसर क्या होगा? क्लास डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। यानी किस किस को आपको मैसेज भेजना है ये आपको पहले से पता होता है और इसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। अब कुछ बातें याद रखिएगा। क्या क्या? क्लास ए जो यूनिकास्टिंग के लिए होता है, जिसमें बहुत बड़ा नेटवर्क कैप्चर किया जाता है, यानी वेरी लार्ज नेटवर्क की बात होती है। एग्जाम्पल होगा इसका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसकी जो रेंज होगी वो कितनी है? 0 से 127, 0 से 126 होती है रेंज। 127 रिजर्व होता है लूपबैक एड्रेस के लिए, जिसको अगेन क्लास ए में रखते हैं। तो 0 to 126 भी बोल सकते हैं या 0 to 127 भी बोल सकते हैं। क्लास बी जो अगेन यूनिकास्टिंग के लिए किस तरीके के नेटवर्क में? मीडियम नेटवर्क, जैसे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, ये क्लास बी आईपी एड्रेस को शो करेगा और इसकी रेंज कितनी होती है? 128 से 191 तक। क्लास सी की बात करें, ये भी यूनिकास्टिंग, सबसे छोटे नेटवर्क के लिए स्मॉल नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, और इसकी रेंज कितनी होती है? 192 से 223। क्लास डी जो कि मल्टीकास्टिंग है, रेंज कितनी है? 224 से 239। और क्लास ई की बात करें, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट पर्पस, रेंज है 240 से लेकर 255 की। ये बातें याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना, कंफर्म है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ 100,101 माइनस 0,111 0 4 बार 1 और 0 इज, यानी कह रहा है इन दोनों बाइनरी नंबर्स को माइनस करने पर इसको इससे माइनस करिए तो क्या आएगा? कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से करिए, सब्ट्रैक्शन का नियम आपको अगर पता है तो उससे निकाल सकते हैं, या इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जो बाइनरी में नंबर्स गिवन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, डेसिमल में माइनस कर लीजिए और माइनस करके जो आए उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसका मतलब पहला जो नंबर गिवन है वो क्या है? 100,101 लिख लीजिए। उसके नीचे दूसरा नंबर क्या है? पहले ये बाइनरी है, इसका डेसिमल निकाल लीजिए। तो इसका डेसिमल क्या आएगा? 1 2 4 8 16 32, है ना। ये तो आपको पता है कैसे आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जीरो वाले तो मल्टीप्लाई, ये तो कट जाएंगे, है ना, ये तो आपके कट गए। बचा क्या आपका? 32, 4 और 1, यानी 37। इनको प्लस कर दीजिए, 32 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 37। अब इस वाले नंबर का जरा डेसिमल निकालिए। वेरी गुड। 0 4 बार 1 और 0, 1 2 4 8 16 32।
अब यहां पर क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 क्या आएगा, 30, 30 लिख दीजिए। 37 में से 30 को माइनस कर दीजिए, है ना, बीच में क्या साइन है, माइनस का। तो 37 माइनस 30 क्या हो गया, 7। कितने बिट में आंसर चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6। यहां जितनी भी बिटें हैं ऑप्शन में वो 6 बिट हैं। तो यानी 7 को बाइनरी में 6 बिट के फॉर्मेट में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 6 बिट का मतलब 1 2 4 8 16 32, ये 6 बिट हो गई आपकी। 7 कैसे आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, 7 हो गया। यानी 4 2 और 1 के नीचे 1 1 आ जाएगा, और 8 16 और 32 के नीचे 0 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3 बार 0 और 3 बार 1, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट वन। बोलो यस सर। समझ में आया कि ये आंसर कैसे आया। इसका एक और तरीका भी होता है, यह डायरेक्ट आपको ये आता हो कि 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, बोरो 0 होगा। 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, बोरो 0 होगा। 1 में 1 माइनस करेंगे 0 होगा, 0 होगा। 0 में 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा, बोरो 1 होगा, है ना। अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कई बार गलत हो जाता है। तो बेस्ट क्या है, पहले इस बाइनरी का डेसिमल निकालिए, फिर इस बाइनरी का डेसिमल, फिर माइनस, और फिर इसको कन्वर्ट। सेकंड लगेगा, है ना, विद इन अ सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करिए, करिए। व्हाट इज द 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1543 बेस 7 ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा है कंप्यूटर के 1543 जिसका बेस 7 है का 6 का पूरक क्या होगा। इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिनमें बेस गिवन होता है। अगर बेबी को बेस पसंद है तो एग्जामिनर को भी बेस पसंद है। अगर एग्जामिनर ने बेस दे दिया तो बेस का मतलब बेस -1, हमें फिर इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बेस अगर दिया हो तो हमेशा क्या होता है, बेस -1। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6, है ना, और 6 हमें ज्ञात भी करना है। तो वैसे 6 से कोई मतलब नहीं है, बस बेस -1। तो 7 - 1 क्या होगा, 6। 6 में से इसको माइनस कर दीजिए। समझ में आया, हर एक डिजिट को 6 में से माइनस करना है। कैसे, आइए देखते हैं। 1543 है, 6 - 1, पहला क्या है 1, 6 में से माइनस करिए, 5 आया। 6 - 5 दूसरा क्या है 5, 6 में से माइनस करिए, 1 आया। 6 - 5 1, 6 - 4 2, 6 - 3 3, आ गया आंसर। 5 1 2 3 क्या है कहीं पर गिवन, देखो जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। बेस क्या है 7, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट में कभी भी बेस गिवन हो तो बेस -1, 7 - 1 क्या हो गया 6। अब 6 में से इन सभी डिजिट्स को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा आपका आंसर, बस खत्म। अगर यहां पर 8 होता 7 की जगह तो क्या करते, 8 - 1 7 में से माइनस कर देते। बात समझ में आ रही है। तो बेस -1 जो भी नंबर होगा उसमें से माइनस कर देंगे। गेटिंग द पॉइंट। एक और देखो, कह रहे फाइंड द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4253 बेस 9। 4253 बेस 9 का 8वां पूरक ज्ञात करें। अब आपको 8th कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड करना आता है, कंफ्यूज मत होना। यहां बेस गिवन है, और अगर बेस गिवन है तो इसका मतलब बेस -1, 9 - 1 क्या होगा 8। इस पूरी डिजिट को 8 से माइनस कर देंगे, यानी 8 - 4 8 - 2
8 माइनस 5 8 माइनस 3 करिए। 8 माइनस 4 पहला क्या है 4 4 आ गया, फिर 8 माइनस 2 दूसरा क्या था 2, फिर 8 माइनस 5, फिर 8 माइनस 3, क्या आ गया आंसर 4 6 3 5। कहीं है? जी हां, जेब में रख के घर ले जाइए, दैट इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले, समझ में आया? तो अगर कॉम्प्लीमेंट में बेस मिल जाए तो उसमें से 1 माइनस करेंगे और जो भी नंबर आएगा उससे उस डिजिट के इंडिविजुअल डिजिट्स को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन अब आपका एक कंफ्यूजन है कि सर अगर इस क्वेश्चन में बेस गिवन ना हो, अगर यहां पर 9 मेंशन ना हो तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, what would be the 8th complement of the octal number 5671? क्या है यहां पर? क्या बेस मेंशन है? जी नहीं, यहां पर सीधे 5671 बिना बेस के दिया है। तो वही टेक्निक अपनाइए जो मैंने आपको बताया था कि पहली डिजिट को किससे माइनस करेंगे? 8 में से, 8th कॉम्प्लीमेंट, और बाकी बची हुई डिजिट को 7 में से माइनस करेंगे, है ना, जो तरीका मैंने आपको बताया। तो इसमें 8 माइनस 1 पहली डिजिट क्या है 1, क्या आ गया 7, बची हुई डिजिट क्या है 5 6 7, ये बची हुई डिजिट है, तो इनको किससे माइनस करेंगे? 7 से। तो 7 7 7 माइनस 5 6 7, ये आ गया 210। आंसर क्या हो गया? 2107। दैट इज द आंसर। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दैट कैन बी असाइन्ड टू होस्ट ऑन अ लोकल सबनेट दैट यूजेस द आईपी एड्रेस 255.255.255.224 सबनेट मास्क? करो। 255, 255, 255.224 सबनेट मास्क का उपयोग करने वाले स्थानीय सबनेट पर होस्ट को सौंपे जा सकने वाले आईपी पता की अधिकतम संख्या कितनी है? क्या फाइंड करना है आपको? यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दैट कैन बी असाइन्ड टू अ होस्ट, यानी अधिकतम संख्या, होस्ट को सौंपे जा सकने वाले आईपी पते की अधिकतम संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, कई बार मैंने आपको करवाया। पहला स्टेप, कितने 255 गिवन है? 1 2 3, और 255 का मतलब होता है 8 बिट। क्या ये 32 बिट का आईपी एड्रेस है? जी नहीं, स्टार्टिंग की 3 बिट 255 है, यानी 3 ऑक्टेट 255 है, तो 8 3 24 हो गया। 224 में ये 224 क्या है? डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए और कितने 1 आएंगे ये लिखिए। जितने 1 आएंगे उसको 24 में जोड़ दीजिए, जो नंबर आ गया आपके पास में उसको 32 में से माइनस कर दीजिए। 32 में से माइनस करके जो नंबर आया उसको 2 की पावर n माइनस 2 इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर अपनी जेब में आ जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। करवा चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन। 255 जितने दिए हैं, 255 का मतलब 8 बिट, तो ये 8 बिट हो गई, ये 8 बिट हो गई, ये 8 बिट हो गई। लेकिन क्या ये 255 है? जी नहीं। तो ये कितने बिट के बराबर है ये निकालना है। 224 जो कि डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी फाइंड कर लीजिए। 224 का बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64 128, ये लिखा। किसको जोड़ें कि 224 आ जाए? वेरी गुड, आपने कहा सर 128 64 और 32 को जोड़ने पर क्या आएगा? 224, या एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो भी पता चल जाएगा। तो इसका जो बाइनरी आया वो क्या आया? 111, 3 बार 1 और 4 बार 0। हमें किससे मतलब है? 1 से। कितने 1 आ गए? 3।
यहां कितने 8 हैं, 3, तो 8 3 ज़ा 24 प्लस 3, 8 कितनी बार गिवन है, 3 बार, देखो 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तो 8 3 ज़ा 24, 1 कितने आ गए 3, तो 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, ये 27 बिट आ गया। यानी ये जो हमें गिवन है ये कितने बिट निकल के आ गया 27 बिट। कितने 1 है यहां पर 27, होने कितने चाहिए, आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, तो 32 माइनस 27 कितना आ गया 5। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर n माइनस 2, n की वैल्यू क्या है 5, 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 5 का मतलब 32, माइनस 2 का मतलब 30, 32 माइनस 2 दैट इज 30, दैट इज द आंसर। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 3030। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट इन एंकर टैग ए इज यूज्ड टू शो दी हाइपरलिंक। बताइए एंकर टैग ए में कौन सी विशेषता हाइपरलिंक दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। बात हो रही है एंकर टैग की, और हम जानते हैं कि HTML में एंकर टैग का यूज किस लिए करते हैं, हाइपरलिंक के लिए। लेकिन एंकर टैग के साथ में किस एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है, href। एंकर टैग यानी ए के साथ में हम किसका यूज करते हैं, href का। यानी href का मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस, जहां h का मतलब होता है हाइपरलिंक और रेफ का मतलब होता है रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस भी बोल सकते हैं या हाइपरलिंक रेफरेंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसका जो लिखने का तरीका है वो क्या है, ये है ahref https पूरा लिंक, फिर यहां पे जिस पर क्लिक करके लिंक ओपन करना है वो टेक्स्ट, और ये एंकर टैग क्लोज हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूज और एडवांटेज ऑफ DBMS। निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग या लाभ है। DBMS का फायदा क्या है, प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी, ये हमें बैकअप और रिकवरी प्रोवाइड करता है। जी हां, DBMS क्या बैकअप देता है, यहां रिकवरी प्रोवाइड करता है। जी हां, अगर डेटा लॉस हो जाएगा तो रिकवरी कर देगा। रेस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, क्या यहां पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं, क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। जी हां, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का यही काम है कि किसको राइट्स देने और किसको नहीं। ये भी सही है, ये भी एडवांटेज है। प्रोवाइडिंग मल्टीपल यूजर इंटरफेस, जी हां, हम कई सारे यूजर इंटरफेस यानी UI प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजर, कई सारे यूजर को इंटरफेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बात भी वैलिड है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटरप्ट आर सेंट बाय डैश एंड रिसीव्ड बाय डैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ इंटरप्ट किसके द्वारा भेजा जाता है और किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है DMA का, है ना। अगर आपको याद है तो DMA में हमने इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इंटरप्ट कौन भेजता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और रिसीव कौन करता है, प्राप्त कौन करता है, CPU। तो इंटरप्ट आर सेंड बाय हुम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एंड रिसीव्ड बाय CPU। इंटरप्ट जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बहुत टाइम लगता है काम करने में, तो CPU ये काम ना करके DMA कंट्रोलर से काम करवाता है। जो इंटरप्ट भेजता है, काम खत्म हो जाने के बाद कौन रिसीव करता है उस इंटरप्ट को, CPU। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर is used to keep track of the next instruction to be executed। बताइए निष्पादन किए जाने वाले
परवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? हमें क्वेश्चन में क्या मिल गया? ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर, है ना। यही तो वो रजिस्टर है जो अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा है। द आंसर इज पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। नेक्स्ट, विच डेटा टाइप इज नॉट इन एमएस एक्सेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? करेंसी है, लेबल नहीं है, डेट एंड टाइम है, नंबर भी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा डेटा टाइप नहीं है? लेबल इज नॉट अ डेटा टाइप, जबकि करेंसी, डेट, टाइम, नंबर, है ना, ये सब डेटा टाइप के टाइप्स हैं। लेबल नहीं है। नंबर्स जिसमें इंटीजर, डेसिमल, परसेंटेज, करेंसी, ये सब आता है। टेक्स्ट, डेट एंड टाइम्स, फॉर्मूला, these are the types of data type in MS Excel. Next, the front end of a website is built with all of the following languages except, किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड निम्नलिखित सभी भाषाओं में बनाया जाता है सिवाय। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो हमें दिखता है स्क्रीन पर, जो सॉफ्टवेयर हमें दिखता है वो फ्रंट एंड है। बैकएंड का मतलब डेटाबेस। तो क्या पूछ रहा है कि जो फ्रंट एंड है, जो यूजर इंटरफेस है, वो बनाया जाता है किसके मदद से? एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? सिवाय HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसकी मदद से हम फ्रंट एंड बनाते हैं। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन SQL तो डेटाबेस लैंग्वेज है ना, इसका फ्रंट एंड से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? सिवाय SQL के। आंसर इज SQL। क्या क्वेश्चन कह रहा था? किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? सिवाय किसके? तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, SQL का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, अब जरा ये ध्यान से देखो, जो फ्रंट एंड वाली लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट आपकी दोनों होती है, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, है ना। इसके थ्रू हम लोग डेटाबेस भी बना सकते हैं। Node.js देखो, जावास्क्रिप्ट, Node.js, और इसके थ्रू फ्रंट एंड भी बनाया जाता है। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट, एंगुलर, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, ये 7 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, बूटस्ट्रैप और टेलविंड। जबकि डेटाबेस के लिए, बैकएंड के लिए पाइथन, जावा, C#, PHP, Node.js, रूबी, गो, कोटलिन और रस्ट, है ना। दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस फॉर दी बैकएंड पर्पस। तो याद रखिएगा, ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं और ये बैकएंड है। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग दी 1 बिट डिजिटल डेटा? बहुत आसान। 1 बिट डिजिटल डेटा को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? 1 बिट का मतलब 0 या 1, और 0 और 1 किस में स्टोर होगा? फ्लिप फ्लॉप में। क्या फ्लिप फ्लॉप गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 3। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी भी है। यस, एक क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप से और भी आता है, कितने प्रकार के होते हैं फ्लिप फ्लॉप? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर देयर? आंसर इज 4, 4 प्रकार के। SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। तो याद रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स कितने हैं? 4। इनसे भी क्वेश्चन आता है। अगले सेशन में इनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। SR, D, JK और T, है ना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, when a key is pressed on keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bit? बताइए, जब कीबोर्ड पर कोई कुंजी दबाई जाती है तो कुंजी स्ट्रोक को संगत बिट्स में परिवर्तित करने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? जब भी हम अपना नाम लिखते हैं कीबोर्ड की मदद से तो वो कन्वर्ट होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में आंसी की मदद से। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, दैट इज आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द nth एलिमेंट ऑफ द एरे? बताओ, एरे का जो nth एलिमेंट है वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इंडेक्स शुरू होगा जीरो से, जीरो से शुरू होगा तो इसका मतलब n-1 अप्लाई करेंगे। n-1 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। वेरी गुड, समझ में आया? तो यहां एरे कितने गिवन हैं? इंडेक्स देखें तो 0 1 2 3 4 5, और अगर गिने एलिमेंट्स को तो 2 4 8 12 16 18, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 0 to 5 तो क्या हो गया इसका इंडेक्स? n-1। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये तो आएगा ही आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या है क्वेश्चन में? कह रहा है दो बाइनरी नंबर गिवन है, एक ये और एक ये, इनके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। बाइनरी में ऑपरेशन 1010 और 1100 का परिणाम क्या होगा? और एंड है ना, इसको यूज करके तो क्या एंड का जो एंड गेट होता है उसका ट्रुथ टेबल आप बना लेंगे? मालूम है एंड का ट्रुथ टेबल क्या होगा? 0 0 का आउटपुट क्या निकलेगा? 0 0 1 का क्या निकलेगा? 0 1 0 का क्या होगा? 0। और हम जानते हैं एंड ऑपरेटर में 1 1 इनपुट अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। बस अगर ये ट्रुथ टेबल याद है तो हो जाएगा। दोनों नंबर्स को लिख लीजिए, 1 0 1 0 और उसके नीचे 1 1 0 0। अब क्या करिए, बस ये इनपुट है, इसके लिए आउटपुट क्या निकलेगा बताइए? 0 0 पर आउटपुट क्या है? देखो 0 0 पे आउटपुट है 0, लिख दो 0। 1 0 1 0, ये वाली लाइन देखिए, 1 0 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या है? 0, लिख दीजिए। 0 1 अगर 0 1 है तो आउटपुट क्या है? 0, और अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 1000, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। कर लेंगे, अगर ये एंड ऑपरेटर के साथ में आया तो भी कर लेंगे, और के साथ में आया तो भी कर लेंगे, है ना, बस ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाफ एडर और फुल एडर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताओ, इन हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट? अर्धयोजक सर्किट में आउटपुट क्या होगा? डिफरेंस एंड बोरो, सम एंड डिफरेंस, सम एंड कैरी, या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं हाफ एडर के केस में या फुल एडर के केस में जो आउटपुट होगा वो हमेशा सम और कैरी ही होगा, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सम एंड कैरी। देख लीजिए आउटपुट क्या निकल के आया? सम और कैरी। अगर हाफ एडर है तो इनपुट कितने होंगे? 2, आउटपुट कितने होंगे? 2। अगर फुल एडर है तो इनपुट होंगे 3, आउटपुट होंगे 2, 3:2। नेक्स्ट, एंड गेट एक्स और गेट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। एंड गेट
एक्सऑर गेट संयोजन का इस्तेमाल किस में होता है? बोथ फुल एंड हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर या फ्लिप फ्लॉप। हम जानते हैं एंड और एक्सऑर गेट का प्रयोग तो फुल में भी होता है और हाफ में भी, लेकिन एंड और एक्सऑर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ हाफ एडर में भी इस्तेमाल होता है, फुल एडर में नहीं। यस, एंड और एक्सऑर सिर्फ ये दोनों किसमें मिलते हैं? हाफ एडर में। तो आंसर क्या होगा? हाफ एडर। देखो, एक एक्सऑर गेट है और ये एक एंड गेट है, तो क्या एंड और एक्सऑर का कॉम्बिनेशन क्या हाफ एडर के डायग्राम में है? जी हां। तो फुल एडर में क्या होता है यह भी देख लीजिए। फुल एडर में एक्सऑर होगा, एंड होगा और भी होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन, एंड और एक्सऑर। यहां पर दो एक्सऑर गेट हैं, देखिए, एक ये, दो एंड गेट होंगे, एक ये, और एक आपका और गेट होगा। तो 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 गेट होते हैं, जिसमें 2 एक्सऑर, 2 एंड और एक और। दिस इज कॉल्ड फुल एडर, याद रखिएगा। तो हाफ एडर में एक एक्सऑर, एक एंड, जबकि फुल एडर में 2 एक्सऑर, 2 एंड और एक और गेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दोनों का आउटपुट सेम है, सम और कैरी, है ना। यहां भी देखो, सम और कैरी, हाफ एडर और फुल एडर का। इनपुट हाफ एडर में 2 हैं, इनपुट फुल एडर में 3 है ना। बस ये चीज याद रखने वाली है। नेक्स्ट, व्हेन अ टैग इन HTML इज क्लोज्ड, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट? बताइए, जब HTML में कोई टैग बंद होता है तो उसे दर्शाने के लिए किस वर्ण का प्रयोग करते हैं? टैग को क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ऑप्शन नंबर 3, यस, फॉरवर्ड स्लैश, जिसको क्लोजिंग स्लैश भी बोलते हैं, है ना। देखिए, जैसे पैराग्राफ, ये ओपनिंग है और ये पैराग्राफ का क्लोजिंग है, तो दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट, in HTML which tag is used to make a numbered list? HTML में क्रमांकित सूची बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? OL ordered list, UL unordered list, LI listing और LL? The correct answer is numbered का मतलब 1 2 3 4 या ABCD, ऑर्डर्ड लिस्टिंग में आएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑर्डर्ड लिस्ट। द ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट माइट बी न्यूमेरिकल, या तो ये नंबर्स के फॉर्मेट में होंगे या अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में, ABCD के फॉर्मेट में या 1 2 3 4 के फॉर्मेट में, देख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? OL ओपन करेंगे, OL क्लोज करेंगे, बीच में LI का प्रयोग करेंगे, लिस्टिंग, LI ओपन, LI क्लोज, LI ओपन, LI क्लोज, एंड सो ऑन। तो एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, 1 2 3 4 5 नंबर्स के फॉर्मेट में अरेंज हो गए OL यूज करने के बाद। तो ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर दी नंबर्स और अल्फाबेट्स। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें, जिसे बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं, बुलेट्स के लिए हम UL ओपन करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और UL क्लोज करेंगे, बीच में LI का यूज करेंगे, तो हमें बुलेट्स मिल जाएंगी यहां पर, है ना। दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट ईमेल लिंक? बताइए, क्या इनमें से HTML में जो सही ईमेल लिंक है वो क्या है? ईमेल का मतलब
हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक के लिए HTML में किसका यूज करते हैं? एंकर टैग का। एंकर यहां भी है और यहां भी है, यानी आंसर या तो 1 होगा या तो 3 होगा। एक के साथ href यहां भी है और यहां भी है, लेकिन किसका यूज होता है? मेल टू का। ये यूजर नेम, ये डोमेन नेम, ये @ यानी फर्स्ट इज द राइट वन, ये गलत हो गया है ना। तो याद रखिएगा कि ईमेल के लिए एंकर टैग का यूज होगा, फिर href हाइपर लिंक रेफरेंस का यूज, फिर मेल टू है ना, इसका यूज। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन बूलियन अलजेब्रा द टर्म SOP मीन्स, बूलियन बीज गणित में गुणन के योग का अर्थ क्या होगा? एंड फंक्शन, सेवरल और फंक्शन, और फंक्शन विद सेवरल एंड फंक्शन, और विद और, या एंड फंक्शन विद सेवरल एंड फंक्शन। हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? और विद एंड। सम ऑफ प्रोडक्ट का मींस, सम मींस और, प्रोडक्ट मींस एंड। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। सम का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और से। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। तो पहले और आएगा फिर एंड आएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, पहले और फिर एंड। नेक्स्ट, है ना, देख सकते हैं यही तो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट जो पहले लिखा होगा वो बीच में आएगा, है ना। देखो पहले क्या लिखा है? सम, बीच में क्या है? देखो सम, ये सम है, ये सम है, और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होता है। तो कैसे याद कराया था आपको? जो पहले लिखा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम कहां आएगा? बीच में। देखो प्लस बीच में लगे हुए हैं, और प्रोडक्ट स्टार्टिंग में होगा। A.B, A.B.C या A.B, इस तरीके से, है ना। तो दिस इज कॉल्ड SOP। अब जरा कुछ बातें बहुत ध्यान रखो। वैसे ये मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग ने पढ़ा भी है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो ये पेज बहुत अच्छे से समझो। SOP का मतलब होता है मिन टर्म, जिसको कैसे शो करते हैं? सिग्मा ऑफ स्मॉल m, और ये होता है 1 आउटपुट। यानी SOP या मिन टर्म में जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। POS और मैक्स टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई और कैपिटल M से। इसका आउटपुट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। के मैप में याद करो, SOP में 1 1 के पेयर बनाते हैं, और POS या मैक्स टर्म में 0 0 के पेयर बनाते हैं, है ना। याद आ गया। SOP में ABC का मान 1 होता है, और A बार B बार C बार का मान क्या होता है? 0। वहीं POS के केस में ABC का मान 0, और A बार B बार C बार का मान 1। लिखने का तरीका भी देख लो। SOP का मतलब क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम कहां आएगा? बीच में। देखो ये बीच में आ गया सम, और बाकी में प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ सम में प्रोडक्ट पहले है तो बीच में आएगा प्रोडक्ट। देखो बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, और स्टार्टिंग में क्या हो गया? प्लस सम, है ना। तो इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहां से कई क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो? नीचे कौन सा बुलियन नियम दर्शाया गया है? P प्लस क्यू डॉट आर बराबर P प्लस क्यू डॉट P प्लस आर। यानी इस P को इस Q के साथ, और फिर इस P को इस R के साथ मल्टीप्लाई, यही तो है। यानी क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? यस। नेक्स्ट, द डैश एंड डैश पॉइंटर्स are used
टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्यू। डेटा स्ट्रक्चर में कतार की शुरुआत और अंत को इंगित करने के लिए डैश और डैश पॉइंटर्स को उपयोग किया जाता है। कह रहा है पॉइंटर्स की बिगिनिंग और एंड, किसी भी क्यू की बिगिनिंग और एंड को शो किससे करेंगे? फ्रंट और रियर। क्या गिवन है यहां पर? जी हां। तो अगर बिगिनिंग का मतलब क्या होगा? फ्रंट, और रियर कैमरा मतलब बैक कैमरा, है ना? यही तो होता है ना, एंड कैमरा या बैक कैमरा, दैट इज कॉल्ड रियर। तो फ्रंट और रियर, दैट इज कॉल्ड अ क्यू। नेक्स्ट, विच इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? गैर आदिम डेटा संरचना कौन सी होती है? इंटीजर, ये तो प्रिमिटिव है। कैरेक्टर या कैर, ये भी प्रिमिटिव है। और बुलियन भी प्रिमिटिव है, 0 1 या यस या नो, है ना? यस या नो या यस, बुलियन है। नॉन प्रिमिटिव क्या है? एरे। दिस इज नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या बुलियन, ये सब आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर मतलब बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट या इंट। बाइट 1 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट्स मेमोरी स्पेस, शॉर्ट 2 बाइट और इंटीजर 4 बाइट। फ्लोट, फ्लोट हो या डबल, 4 बाइट और 8 बाइट। कैर 2 बाइट और बुलियन आपका 1 बाइट बट मेक्स यूज ऑफ 1 बिट फॉर इट, है ना? बुलियन मतलब यस नो। ये प्रिमिटिव हो गए। नॉन प्रिमिटिव आपके कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर। नॉन प्रिमिटिव 2 तरीके के, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर आपके अगेन 2 तरीके के, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक में आएगा आपका एरे, ये स्टैटिक है, फिक्स है। जबकि जो चेंज होते हैं, जो डायनेमिक नेचर के हैं, उसमें आएगा लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर में आपके 4 आते हैं, ट्री, ग्राफ, टेबल और सेट। ट्री, ग्राफ, टेबल्स और सेट, ये नॉन लीनियर हो गए, है ना? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, which of the following is the postfix equivalent of this particular expression? निम्नलिखित में से कौन सा पोस्टफिक्स इस एक्सप्रेशन के समतुल्य है? बताइए। वेरी इजी। पोस्टफिक्स का मतलब जो ऑपरेटर है वो बाद में आएगा, तो इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है उसको बाद में, बचा हुआ ऑपरेटर फिर बाद में। आइए देखते हैं। ये है, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है वो क्या है? प्लस। ये कहां आ जाएगा? बाद में आ जाएगा। तो 8 और 2 के बाद में आएगा प्लस, बाकी ऐसे ही। अब यहां पर देखें तो एक ये हो गया, इसको अब नहीं टच करेंगे। एक ये हो गया, है ना? इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और ये जो माइनस है ये बाहर ले जाइए, क्योंकि एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में बचा प्लस। कहां आएगा? बाद में, इन दोनों के बाद में। एक ये और एक ये, इन दोनों के बाद में आया तो कहां आ गया? यहां पर। बस आंसर आ गया, 8 2 + 5 माइनस, दैट इज द आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस बाद में चला जाएगा, तो 8 2 + -5। अब ऐसे समझिए कि एक ये है और एक ये है, ये 2 हो गए हमारे पास में। इन दोनों के बाद पोस्टफिक्स का मतलब ऑपरेटर बाद में,
इसको तो टच नहीं करेंगे, इसको तो टच कर चुके हैं, ये बचा हुआ है। इन दोनों के बाद में माइनस आएगा, पोस्ट मतलब बाद में, तो ये चला गया माइनस बाद में। ओपन कर लीजिए, 8 2 + 5 माइनस, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, which equipment would be required to connect local area network located in different cities? विभिन्न शहरों में स्थित लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन में मिल गया डिफरेंट, डिफरेंट मिलेगा तो आंसर क्या होगा? गेटवे लगा दीजिए। सेम होता तो ब्रिज हो जाता, डिफरेंट है तो गेटवे होगा। नेक्स्ट, व्हाट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंट्रानेट? बताइए, इंट्रानेट की वेबसाइट पर मौजूद सूचना और संसाधनों की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है? किससे सुनिश्चित होगी? सिक्योरिटी की बात हो रही है। इंट्रानेट यानी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे? सिक्योरिटी अलार्म, नेटवर्किंग की बात हो रही है, अलार्म नहीं, ब्लॉकर जी नहीं, मैलवेयर नहीं, फायरवॉल यस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ई कॉमर्स में सबसे जो लीड कर रही है वो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है। इट बिलोंग्स टू सेगमेंट, ये किस सेगमेंट को बिलोंग करती है? फ्लिपकार्ट भारत में अग्रणी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में से एक है, ये खंड से संबंधित है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, महिलाओं के लिए ज्यादातर, ये सब किस में आएंगी? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट वन। B2C में कौन कौन से नाम आएंगे? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, उबर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ B2C। बिजनेस टू कंज्यूमर कह सकते हैं या कंपनी एंड कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। बिजनेस का मतलब जो कंपनीज हैं और कंज्यूमर मतलब हम लोग, तो हम इनसे क्या करते हैं? प्रोडक्ट बाई करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, उबर से। B2C, which command out of the following is not a part of the DML, data manipulation language? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डेटा मैनिपुलेशन भाषा का हिस्सा नहीं है? बताओ। डिलीट, इंसर्ट, क्रिएट या अपडेट? DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें डिलीट आता है, जी हां। इंसर्ट आएगा, यस। अपडेट आएगा, यस। क्रिएट नहीं आएगा। DML के कौन कौन से कमांड्स हैं? डिलीट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, लॉक और मर्ज। क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट, BCNF जो सबसे बेस्ट नॉर्मल फॉर्म मानी जाती है डेटाबेस की, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। वैसे तो सबसे बेस्ट होती है 3NF, है ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन BCNF जो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ द डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन? 3NF से स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे बेस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है? 3NF, लेकिन उससे भी सुपीरियर, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, दैट इज BCNF। तो क्या पूछ रहा है? बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म किस प्रकार के डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा मजबूत संस्करण है? 3NF का मजबूत संस्करण, दैट इज BCNF। नेक्स्ट,
इन रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस की बात हो रही है, जहां रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। मिनिमल सुपर की इज नोन एज, रिलेशनल डेटाबेस में मिनिमल सुपर की क्या कहलाती है? रेफरेंस की, कैंडिडेट की, फॉरेन की या प्राइमरी की? मिनिमल सुपर की। तो सुपर की के अंदर क्या आता है? कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की के नीचे अंदर प्राइमरी की। तो यानी मिनिमल सुपर की क्या होगी? कैंडिडेट की। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। देखो, सबसे ऊपर है सुपर की। सुपर की का मिनिमल क्या होगा? कैंडिडेट। और कैंडिडेट की का मिनिमल क्या होगा? प्राइमरी, है ना, ये वाली। इन तीनों को जरा ध्यान से देखो। सुपर की का मिनिमल कैंडिडेट, कैंडिडेट की का मिनिमल प्राइमरी की। याद रहेगा ना? तो ये अगर याद होगा आपको स्ट्रक्चर तो बता ले जाएंगे। द मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड, सुपर की में तो सब आ जाता है, लेकिन सुपर की के बाद जो प्राइमरी की बन सकती हैं उन्हें बोलते हैं कैंडिडेट की। जो बन सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की तो एक होती है, तो एक प्राइमरी की हो गई और बाकी अल्टरनेट कीज हो गई। और प्राइमरी और अल्टरनेट कीज के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। याद आया ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज कैन नॉट बी यूज्ड एट द सर्वर साइट? बताओ, हिंदी में क्या होगा इसका? दोनों में इंग्लिश लिख दी गई है। कह रहा है कौन सी स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी सर्वर साइट पर काम नहीं करती? स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट वाली, कैन नॉट बी यूज्ड एट सर्वर साइट। तो पहले तो ये बता दो कि इनमें से कौन सी सर्वर पर काम करती है? जेएसपी सर्वर पे काम करती है, एएसपी, जेएसपी मतलब जावा सर्वर पेजेस, एएसपी ये भी सर्वर पे काम करती है, एक्टिव सर्वर पेजेस, पीएचपी भी काम करती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फुल फॉर्म, एचटीएमएल ये क्लाइंट पर काम करती है, क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड नहीं है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, है ना, दीज आर नॉट सर्वर साइड। तो आंसर क्या होगा? HTML कैन नॉट बी यूज्ड एट सर्वर साइड। HTML का प्रयोग सर्वर पर नहीं कर सकते। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कई बार गलत पढ़ने के चक्कर में आती हुई चीज भी गलत हो जाती है और वहीं से सिलेक्शन रुक जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिफाइन करेगा। बहुत आराम से, बहुत पेशेंस से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए, फिर आंसर लगाइए। गोले भरने होंगे, गोले भरने में भी सतर्क रहिए। रोल नंबर हो, आंसर देखकर सही गोला टिक करना। कई बार गलत गोले भर के भी गलत हो जाता है सब। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो सारे क्वेश्चन करना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। पेन का प्रॉपर यूज, गोले सही जगह पर भरना, सही पेंसिल से बढ़िया तरीके से फिल होने चाहिए, है ना। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। कूल डाउन रहकर पेपर को सॉल्व करना, किसी दूसरे की तरफ ना देखना पेपर सॉल्व करते समय, वरना सामने वाला कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज। यस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जाइएगा, दैट इज द मूल मंत्र। A dash is a small program embedded inside a GIF. Image is called Graphics Interchange Format. GIF की फुल फॉर्म, जो घूमती हुई इमेजेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड GIF। इमेज में अंतः स्थापित छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कह रहा है GIF के अंदर जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे GIF इमेज बनती है, उन्हें क्या बोला जाता है?
वेब बग, कुकीज, स्पाईवेयर एप्लीकेशन या स्पैम? करेक्ट आंसर है वेब बग। जीआईएफ इमेज को बनाने के लिए जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है गाइस? दैट इज कॉल्ड वेब बग। नेक्स्ट करो। मिनिमाइज अ लॉजिकल फंक्शन विद 3 वेरिएबल्स यूजिंग के मैप f a, b, c is equals to pi 0347। के मैप का उपयोग करके 3 वेरिएबल लॉजिक फंक्शन को मिनिमाइज कीजिए। के मैप का यूज हम लोग क्यों करते हैं? बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन पीओएस का या एसओपी का, ये डिसाइड हो जाएगा इससे, पाई से। समझ में आ गया ना कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर पाई दिया है तो इसका मतलब पीओएस का क्वेश्चन है। मैक्स टर्म ये गिवन है आपको। पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम और मैक्स टर्म। इस केसेस में किसका यूज करते हैं? पाई और कैपिटल एम का। ए बराबर 0, ए बार बराबर 1, यानी ए बी सी का मान 0 होगा, ए बार बी बार सी बार का मान 1 होगा। जानते हैं आप। अगर यहां पर टोटल वेरिएबल्स 3 हैं तो बॉक्सेस कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, यानी 8 बॉक्सेस। बना लीजिए 8 बॉक्सेस। पीओएस में 0 फिल करेंगे। कहां? 0, 3 और 4, 7 में। जबकि एसओपी में आउटपुट होता है 1, तो एसओपी में 1 फिल करते हैं। याद है ना? 0 प्लेस पर, 3 पर, 4 पर और 7 पर क्या आप फिल करेंगे? 0। अब पेयर बनाइए। क्या 8 का कोई पेयर बन रहा है? नहीं। क्या 4 का कोई पेयर बन रहा है? नहीं। क्या 2-2 के कोई पेयर बन रहे हैं? जी हां। एक ये और एक ये 2-2 के पेयर बन रहे हैं। तो पहले इस वाले को लिख लीजिए, फिर इस वाले को लिख लीजिए। कैसे? ए बी सी। पहले रेड वाले को लिखते, तो रेड वाले का जो पहला सेल है ये वाला, ये क्या है? इसका एड्रेस क्या है? 0 और 00, यानी 3 बार 0। दूसरे वाले इसका एड्रेस क्या है? 1 और 00, लिख दीजिए। इसमें कॉमन क्या आ गया आपका? बी और सी कॉमन है, जिसका मान 00 है। तो बी सी का मान क्या है? 00, और 0 का मतलब होता है ए, यानी बी सी। बिना बार वाला आ जाएगा बी सी। लेकिन पीओएस है, तो पीओएस में ये बी सी क्या हो जाएगा? बी प्लस सी, है ना? क्योंकि पीओएस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस से, बी प्लस सी। दूसरा वाला सेल देखो, इसका एड्रेस क्या आएगा? 0 और 11। एबीसी लिखो, 0 1 1 पहला सेल। दूसरे सेल का एड्रेस क्या है? 1 और 1 1, यानी 111। कॉमन क्या आ गया? 1 1 बी और सी दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? बी सी 1 1, और 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बार को, तो क्या आ जाएगा? बी बार सी बार। लेकिन क्योंकि पीओएस है, मैक्स टर्म है, तो बी बार प्लस सी बार हो जाएगा। अब पहले सेल से हमें बी प्लस सी मिला, दूसरे सेल से बी बार प्लस सी बार मिला। पीओएस में एक साथ लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी बार प्लस सी बार मल्टीप्लाई बी प्लस सी, है ना? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, हो गया आंसर। ऑप्शन में गिवन है यस। बी प्लस सी और बी बार प्लस सी बार कैसे भी लिखिए, पहले इसको लिखिए या पहले उसको लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करो। व्हाट इज द डुअल ऑफ द बुलियन फंक्शन x प्लस वाई जेड? डुअल आएगा ही आएगा एग्जाम। डुअल के लिए क्या करते हैं? क्या नियम है? प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा। 2
0 1 में चेंज होगा और 1 0 में चेंज होगा। यही तो नियम है। क्या वेरिएबल्स चेंज होंगे? नहीं, डुअल में कभी भी वेरिएबल्स नहीं बदलते। x x रहेगा, y y रहेगा, z z रहेगा। बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस, 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पे 0, बस करो। तो और चेंज होगा एंड में, यानी प्लस मल्टीप्लाई में चेंज, एंड चेंज होगा और में, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई जेड में प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस। तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो और यहां मल्टीप्लाई है y और z के बीच में, तो प्लस कर दो x डॉट वाई प्लस जेड, जिसको आप x यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए, y प्लस जेड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, x ब्रैकेट में y प्लस जेड। लेकिन अगर डुअल की जगह पर कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या होगा? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन फंक्शन x प्लस वाई जेड? इसी क्वेश्चन में डुअल की जगह अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और पूरक का मतलब एक चीज और बढ़ जाएगी इसमें नियम में। क्या? x की जगह पर x बार हो जाएगा, y की जगह पे y बार हो जाएगा और z की जगह पे z बार, यानी आंसर सेम रहने वाला है। बस जहां बार है वहां बार लग जाएगा, जहां बार नहीं है वहां बार लग जाएगा, और अगर बार लगा हुआ है तो बार हटा दीजिए, यानी उसमें वेरिएबल्स भी बदल जाएंगे। बस इतना ही फर्क है। देखो, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन फंक्शन x प्लस वाई जेड? बुलियन फंक्शन x प्लस वाई जेड का पूरक क्या होगा? तो पूरक के नियम क्या होंगे? ये x की जगह पे x बार की जगह पे x, और एंड में और एंड और में कन्वर्ट, यानी प्लस मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट। तो x प्लस वाई जेड, x की जगह पे x बार, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, y की जगह पे y बार, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस और z की जगह पे z बार। तो क्या आ गया आंसर? x बार ब्रैकेट में y बार प्लस z बार। यानी पीछे वाले केस में सिर्फ कहां बदला केस? इनमें बार और ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया? ये डुअल से कॉम्प्लीमेंट बन गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज। ये बाइनरी नंबर आपको गिवन है, इसका हेक्साडेसिमल समतुल्य बताना है। हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं? 4 के पेयर बनाते हैं राइट साइड से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का मतलब 16, रेंज 0 से 15, और 16 का मतलब 2 की पावर 4। तो कितने के पेयर बनेंगे? 4 के, लेकिन राइट हैंड साइड से बना लीजिए। ये बन गए 1 0 1 1, पहला 4 का पेयर, फिर ये 4 का, फिर ये 4 का। अब इन 4 के पेयर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 1248 1248 1248, डेसिमल में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा? 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 1 9, और 8 2 और 1 11। लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हैं? A, और 11 को क्या लिखते हैं? B। तो A9B क्या गिवन है? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। क्लियर? ये याद रखिएगा, A10, B11, C12, D13, E14 और F50। यस, नेक्स्ट, dash is a type of memory circuitry that holds the computer system software such as bootloader। dash एक प्रकार की मेमोरी सर्किटरी है
जो कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे बूट लोडर को रखती है। बूटिंग करने का काम किस मेमोरी का होता है बता दो। रैम नहीं, रोम यस, रिम ये कुछ होता नहीं, कैशे जी नहीं। यानी बूटिंग करने का काम किसका है? रोम का। लगा दीजिए। रीड ओनली मेमोरी और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन दैट इज फर्मवेयर। रोम कितने प्रकार के होते हैं? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और मास्क रोम। ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कितने टाइप्स की? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एचडी कार्ड, है ना, 3 टाइप्स। नेक्स्ट, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। तैयब, कंप्यूटर की मूल वास्तुकला पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया? या कंप्यूटर में चीजें सेव हो पाएंगी ऐसा सबसे पहली बार किसने बोला? जॉन वॉन न्यूमैन। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। कंप्यूटर में स्टोरेज का कॉन्सेप्ट देने वाले या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? द आंसर इज, नमस्कार अंकल जी, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट, which of the following is theoretically always the intermediary between microprocessor and input output devices? कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो बीच का इंटरमीडियरी है वो कौन है? टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्लो, जो सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है और डेटा को मैनेज कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सैद्धांतिक रूप से हमेशा सूचना और डेटा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, इंटरमीडियरी का रोल प्रोवाइड करता है, मध्यस्थ का रोल प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है? दैट इज लाइनेक्स जी नहीं, लिंकर जी नहीं, सीपीयू बिल्कुल नहीं, बायोस इज द करेक्ट वन। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि बूटिंग में मदद करता है और प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है, बायोस होगा। नाम में ही लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहां रहता है? अगर ये पूछें कि बायोस एक सॉफ्टवेयर है, ये कहां रहता है? रैम में, रोम में, कैशे में, रजिस्टर में, या आता है बताएंगे नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा रोम में। बायोस जो सॉफ्टवेयर है ये बूटिंग में हेल्प करता है, इसलिए कहां रहेगा? रोम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग मेन मेमोरी? मेन मेमोरी को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आपने देखा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब रैम रोम। आंसर या तो रैम होगा या तो रोम होगा। देखते हैं, ये होगा नहीं मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर भी नहीं होगा, रोम दिया नहीं है, यानी आंसर या तो स्टैटिक रैम होगा या डायनेमिक रैम। रैम तो होगा, स्टैटिक या तो डायनेमिक। अब स्टैटिक रैम का यूज हम लोग करते हैं कैश मेमोरी को डेवलप करने के लिए, और डायनेमिक रैम का यूज करते हैं लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में। तो वाइडली यूज किस में हो रहा है? वाइडली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से उपयोग? तो कैश मेमोरी तो होगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में किसी में कैश मेमोरी होती भी है, किसी में नहीं भी होती। लेकिन डायनेमिक रैम का होना कंपलसरी है, डी रैम, जो कि रिफ्रेश होती है बार बार। तो आंसर हो जाएगा डी रैम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
कॉमन सेंस का यूज करना होगा, यस, विच इज कॉमन इन एवरीबडी। तो पढ़ा हुआ है और पढ़ाई तभी काम आती है जब उसका यूज प्रॉपर हो, है ना। तो जितना पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, दैट इज द ओनली की। विच बस इज यूज टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन फॉर द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस को उपयोग किया जाता है। अब आप जानते हैं कंप्यूटर में कितनी बसेस होती हैं, कितनी वायर्स होती हैं, कितनी केबल्स होती हैं। कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस, 3 तरीके की बस होती है। मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए एड्रेस बस का यूज करते हैं। मेमोरी की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस बस। कंट्रोल बस क्या करता है, ये चीजों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। डेटा बस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करती है, डेटा ट्रांसफर एस्टैब्लिश करती है डेटा बस। मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करेगा एड्रेस बस। वेरी इजी। नेक्स्ट, डैश इज द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है। बताओ, बहुत आसान है। सॉर्टिंग नहीं, क्रैकर भी नहीं, वायरस भी नहीं, पायरेसी। इलीगल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स या पायरेसी। नेक्स्ट, द डैश इज यूजिंग बायोस प्रोग्राम टू मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन डिफरेंट पेरिफेरल्स। डैश विभिन्न पेरिफेरल के बीच डेटा प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए बायोस प्रोग्राम का उपयोग करता है। बायोस प्रोग्राम का यूज कौन करेगा, कंपाइलर? जी नहीं। इंटरप्रेटर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग बायोस प्रोग्राम टू मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन डिफरेंट पेरिफेरल्स। अलग अलग पेरिफेरल्स के बीच में डेटा को फ्लो बनाने के लिए, कंप्यूटर ऑन करने के लिए बायोस रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द 2 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर एल्गोरिथम। कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की क्षमताएं पहचानें। टाइम एफिशिएंसी या हायर पावर एफिशिएंसी नहीं। हायर पावर एफिशिएंसी एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी नहीं। कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एंड स्पेस नहीं। स्पेस और टाइम, है ना, 2 तरीके के एल्गोरिथम में एफिशिएंसीज होती हैं, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको स्पेस एफिशिएंसी या टाइम एफिशिएंसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। डेटाबेस में किसका प्रयोग नहीं होता एज एन ऑब्जेक्ट? टेबल्स का यूज होता है क्या? जी हां। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए टेबल्स। रिपोर्ट्स का यूज होता है क्या? जी हां। क्वेरीज, बिल्कुल सही, क्वेरी चलाते हैं डेटाबेस में। रिलेशनशिप, जी नहीं। रिलेशनशिप डेटाबेस का एक फीचर है जिसको हम लोग कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना। रिलेशनशिप या कार्डिनलिटी इज द फीचर ऑफ द डेटाबेस, या डीबीएमएस बोल सकते हैं या आरडीबीएमएस बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? रिलेशनशिप इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जबकि टेबल्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू। डेटा की अखंडता डैश को संदर्भित करती है। इंटीग्रिटी का मतलब कि डेटा बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, कोई दूसरा डेटा को हैक ना करे, है ना। आपने देखा कि डेटा इंटीग्रिटी हैक हो रही थी,
जिसकी वजह से पबजी जैसी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है ना। पबजी को कहा तुम सब्जी लेने जाओ, बैन हो जाओ। क्यों? क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी हैम्पर कर रही थी वहां पे इंडिया की। यानी डेटा इंटीग्रिटी का मतलब एक तरीके की एक्यूरेसी। तो डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ द डेटाबेस, है ना। कई बार डेटा इंटीग्रिटी को एक्यूरेसी के साथ साथ सिक्योरिटी भी जोड़ लेते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी का सबसे बड़ा मतलब होता है द एक्यूरेसी ऑफ द डेटाबेस। सो द आंसर इज एक्यूरेसी। सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए डेटाबेस, है ना। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पेयर ऑफ स्कीमा चेंज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल? निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल में स्कीमा परिवर्तन कथनों का उचित युग्म है? अब देखो, कॉमन सेंस। डेटाबेस स्कीमा का मतलब आप जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। और स्कीमा के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो कौन सी है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीडीएल में क्या आता है एक बार देखो। डिलीट और ऑल्टर नहीं, ड्रॉप और अपडेट नहीं, ड्रॉप और ऑल्टर यस, डिलीट और अपडेट नहीं। जो हमारे डीडीएल कमांड्स हैं वो कौन से हैं? ड्रॉप और ऑल्टर, ये हमारे डीडीएल कमांड्स हैं। देखो, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, ये डीडीएल है। तो इसमें यही दो पेयर बिल्कुल सही है जो डीडीएल को शो कर रहे हैं। तो स्कीमा का मतलब डीडीएल और डीडीएल का मतलब ड्रॉप और ऑल्टर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन द रिकवरी मैनेजर मस्ट इंश्योर। ट्रांजैक्शन के दौरान रिकवरी मैनेजर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? जैसे ही आपने देखा ट्रांजैक्शन ऑफ अ डेटाबेस, ट्रांजैक्शन का मतलब डेटाबेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए होने चाहिए। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो हमेशा आंसर क्या होगा ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में? एसिड नियम, एसिड रूल्स, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ IP address 192.168.10.51 is the network ID? क्या पूछ रहा है कि इस IP एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या है? Assuming a default subnet mask, सबनेट मास्क को याद रखते हुए इसकी डिफॉल्ट सबनेट नेटवर्क आईडी क्या है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क मानते हुए इस IP एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने कहा सर 192 का मतलब कौन सी क्लास? क्लास सी। क्लास सी का मतलब 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी में होंगे और चौथा आपका होस्ट आईडी होगा। तो नेटवर्क आईडी क्या होगी? स्टार्टिंग की 3 ऑक्टेट, यानी 192.168.10, दैट इज द करेक्ट आंसर। रेंज से बता देंगे। अगर रेंज 192 किस में आ रही है? क्लास सी में 192 से 223। देखो, तो क्लास ए में 192 नेटवर्क आईडी होगा, यानी पहली ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होगी। क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होंगी। क्लास सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होंगी। याद है ना? नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल डज DHCP यूज एट द ट्रांसपोर्ट लेयर? बताओ, ट्रांसपोर्ट लेयर पर DHCP किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, पहले तो ये बताओ। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज होती हैं वो 2 हैं। आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो 2 प्रोटोकॉल यूज होंगी वो TCP और UDP होगी। तो आंसर या तो TCP होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या UDP होगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये तो हो नहीं सकता।
DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस होती है। अब कनेक्शन लेस इसमें से कौन सी है? UDP। तो आंसर क्या हो गया? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज द राइट वन। समझ में आया? तो विच प्रोटोकॉल डज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या है? आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक अलॉट करना। DHCP का काम है ऑटोमेटिक, और DHCP कनेक्शनलेस UDP। आंसर, द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अ नंबर ऑफ स्टेशन इज नोन एज। कई स्टेशनों पर डेटा के एक साथ संचरण को किस रूप में जाना जाता है? एक साथ डेटा ट्रांसफर, साइमल्टेनियस, टू अ नंबर ऑफ स्टेशंस। अलोहा नहीं, एनालॉग ट्रांसमिशन नहीं, बैंडविड्थ नहीं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट करना। द साइमल्टेनियस, कई स्टेशनों पर डेटा के एक साथ संचरण को किस रूप में जाना जाएगा? ब्रॉडकास्ट करना, सभी तक डेटा को पहुंचाना, ब्रॉडकास्टिंग। हाउ मेनी OSI layers are covered in the X.25 standard? X.25 मानक में कितनी OSI लेयर शामिल है? कैंडिडेट क्या करते हैं? OSI देखते हैं और 7 लेयर्स लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि OSI लेयर 7 ये ISO स्टैंडर्ड है। यहां किस स्टैंडर्ड की बात हो रही है? X.25 स्टैंडर्ड, जो कि बहुत पहले का स्टैंडर्ड है। जब नेटवर्किंग बना था उस समय जो स्टैंडर्ड आया था दैट इज X.25 स्टैंडर्ड, ARPANET के समय का, जिसमें स्टार्टिंग में 3 लेयर्स बनी थी। फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, X.25 में OSI की कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स। फिजिकल लेयर स्टार्टिंग की, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर वही जिसमें केबल्स यूज होती हैं, बसेस यूज होती हैं। डेटा लिंक लेयर जिसमें मैक एड्रेस यूज होता है, NIC कार्ड, मैक एड्रेस। और नेटवर्क लेयर जिसमें IP एड्रेस। तो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स हैं दैट कम्स अंडर X.25 स्टैंडर्ड ऑफ द OSI मॉडल। लेकिन अगर OSI लेयर्स कॉमन पूछें या ISO के द्वारा पूछें तो 7 होगा। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड राउटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड बाय। OSI मॉडल में प्रणाली के लेखांकन, प्रतिभागमन और मार्ग चयन कार्य डैश द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आपको एक तो पता है राउटिंग, राउटिंग यानी राउटर, और राउटर किस में आता है? राउटर का मतलब नेटवर्क लेयर। हो गया आंसर। तो कुछ भी पता हो तो आंसर मिल जाएगा। अकाउंटिंग, एड्रेसिंग और राउटिंग। OSI मॉडल में प्रणाली में मार्ग चयन है ना, तो मार्ग यानी रूट, रूट मतलब राउटर, और राउटर मतलब नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी एक्ट लाइक अ हब और अ स्विच। कौन सी टोपोलॉजी में हब या स्विच का प्रयोग होगा? बताओ। हब और स्विच का मतलब स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, which of the following can act as connecting devices connecting local area network and point to point network? बताओ। क्या है which of the following can act as a connecting devices, जो कनेक्टिंग लिंक बना रहा है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बना रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में। क्या लोकल एरिया नेटवर्क के बीच का मतलब सेम टाइप की बात हो रही है? डिवाइसेस कनेक्टिंग लैन, इधर भी लैन इधर भी लैन। क्या आंसर ब्रिज होगा? क्योंकि सेम तरीके के प्रोटोकॉल सेम नेटवर्क में ब्रिज होना चाहिए। क्या यहां पर डिवाइसेस कनेक्टिंग लैन एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क ब्रिज होगा? यस। समझ में आया? नेक्स्ट, which of the following is not a font style?
निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो एमएस वर्ड में कंट्रोल डी जब आप करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहां आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, 4, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर। बाय डिफॉल्ट आपका रेगुलर होता है, तो बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, बोल्ड इटैलिक भी होता है, लेकिन बॉर्डर नहीं होगा। देख लीजिए फॉन्ट स्टाइल आपके कौन कौन से होते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, 4 प्रकार के। बाय डिफॉल्ट आपका रेगुलर होगा। फॉन्ट के नेम को क्या बोलते हैं, फॉन्ट फेस। द फॉन्ट नेम इज कॉल्ड फॉन्ट फेस। जैसे एप्टॉस है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, ये आपके फॉन्ट फेसेस होते हैं जिन्हें फॉन्ट नेम भी बोलते हैं। फॉन्ट साइज तो आप जानते हैं 8 और 72 ड्रॉप डाउन में मिनिमम और मैक्सिमम, 1638 प्योर मैक्सिमम बिना ड्रॉप डाउन के, है ना, ये सब आप कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? तो एब्सोल्यूट का मतलब $2 आने चाहिए रो और कॉलम से पहले, तो ये आ गया कॉलम से पहले, ये आ गया रो से पहले, तो यानी $A, $1, दिस इज द करेक्ट वन। रिलेटिव में कोई डॉलर नहीं लगेगा, मिक्स्ड में या तो रो से पहले डॉलर या तो कॉलम से पहले डॉलर, $1 का प्रयोग, और एब्सोल्यूट में कॉलम और रो दोनों से पहले डॉलर, और डॉलर का मतलब फिक्स करना रोज और कॉलम्स को, लॉक करना रोज एंड कॉलम्स को, है ना, दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर बैक बटन इज एन एप्लीकेशन ऑफ डैश। वेब ब्राउजर का जो बैक बटन है जिससे आप पीछे चले आते हैं फिर आगे आ जाते हैं, ये किसका एप्लीकेशन है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट या नन ऑफ दी अबव? तो वेब ब्राउजर में बैक बटन और फ्रंट आने का जो फीचर है दैट इज कॉल्ड स्टैक, है ना, इसे क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे। पुश एंड पॉप फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द पीक। In which type of expression the operators are placed after the corresponding operand? किस प्रकार के एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स को करस्पॉन्डिंग ऑपरेंड्स के बाद रखा जाता है? ऑपरेटर्स को बाद में रखेंगे किसमें, पोस्ट फिक्स में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। इन फिक्स में बीच में रखते हैं, पोस्ट फिक्स में बाद में रखते हैं, और प्रीफिक्स में पहले रखते हैं। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, और इनफिक्स का मतलब बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट स्टोर 6 इंटीजर वैल्यू इन एरे? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभीकरण स्टेटमेंट एरे में 6 पूर्णांक मानों को स्टोर करता है? 6 इंटीजर वैल्यूज। इंट एरे नहीं, इंट एरे 5 नहीं, छोटा ब्रैकेट तो होगा ही नहीं, इंट एरे 6 यस, ये 6 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। आंसर इज इंट एरे 6। कुछ इस प्रकार इंट एरे 6 दे दीजिए, फिर करली ब्रैकेट का यूज, देन 1 2 3 4 5 6, देन सेमीकोलन, या फिर इंट एरे बड़ा ब्रैकेट और इनिशियलाइज कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 को। ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। ऑप्शन में क्या गिवन था, ये वाला फर्स्ट वाला तरीका, इंट एरे 6, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट इंटीजर वैल्यू 2 4 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 विल बी द वैल्यू ऑफ। बताइए, इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल एरे है जिसमें रोज आपकी 2 हैं, कॉलम्स आपके 4 हैं, और इनिशियलाइज किया हुआ है ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। पूछ रहा है ये जो 4 है ये किससे बन रहा है? अब बहुत ध्यान से समझो।
अगर रोज 2 हैं और कॉलम 4 हैं तो इसका मतलब 8 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 करके, है ना, 8 पेयर्स बनने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल में 0 0 रखना है, रोज में 0 रखी, कितने, 4 बार, 1 2 3 4, फिर रोज में 1 रखी, 1 4 बार, कॉलम्स में 0 1 2 3 और फिर कॉलम्स में 0 1 2 3, क्योंकि 4 का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना, 4 का मतलब 0 से 3 तक, तो 4 हो जाएंगे आपके, तो 0 2 3 फिर 0 2 3। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 जो है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, ये 4 देखो, ये आ रहा है वैल 0 और 3 पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, वैल 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, और इसमें जो पूछा गया आपसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सीक्वेंस है, 4 किस पे आया है, 0 3 पे, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, बिग डेटा इज जनरली characterized by the 3 V's. What are the 3 V's? कह रहा है बिग डेटा, जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, बड़े बड़े डेटाबेस को मैनेज करने के लिए Hadoop का यूज करते हैं। बिग डेटा इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय दी 3 V's, जिसमें 3 तरीके के V का प्रयोग होता है। ये 3 V क्या है, वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी। पहला V है वॉल्यूम, जिसको आप मात्रा बोलते हैं, दूसरा V है वैरायटी, विविधता, और तीसरा V है दैट इज वेलोसिटी, यानी वेग। तो बड़े डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमें उसकी वॉल्यूम को देखना होगा, मात्रा को देखना होगा, उसकी वैरायटी देखनी होगी, विविधता, और उसके वेग को नापना होगा, उसकी वेलोसिटी को देखना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक इन डिजिटल सर्किटरी? ऐसा कौन सा गेट है जिसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा गेट डिजिटल सर्किटरी में बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में माना जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब यूनिवर्सल गेट, जिससे बाकी के गेट्स भी बनाए जाते हैं। तो सारे गेट्स किसकी मदद से बनते हैं? यूनिवर्सल गेट की मदद से। और यूनिवर्सल गेट का मतलब नैंड और नॉर, क्या गिवन है? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, नैंड एंड नॉर। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर पासवर्ड इन विच फॉर्म? यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड को किस रूप में संग्रहित करता है? हैश, इनक्रिप्टेड, प्लेन टेक्स्ट या डिक्रिप्टेड? हम जानते हैं कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर या हर एक वेबसाइट पासवर्ड को जब भी स्टोर करती है तो उस पासवर्ड को कोई भी रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें साल्टिंग ऐड हो जाती है, उसमें हैशिंग ऐड हो जाती है। तो एक नया टर्म बन जाता है, एक नया इनक्रिप्टेड मैसेज बन जाता है। तो उसे इनक्रिप्टेड नहीं बोलते, उसे हैशिंग बोलते। ऑप्शन नंबर 1। तो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर पासवर्ड इन फॉर्म ऑफ हैशिंग या हैश्ड। What kind of memory address is used to store the array element? array element को स्टोर करने के लिए किस तरीके की मेमोरी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमें array को स्टोर करना होगा तो कैसे करेंगे? सीक्वेंशियल, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस के फॉर्मेट। और जब कभी भी हमें array एलिमेंट को निकालना होगा, एक्सेस करना होगा, तो रैंडम करेंगे। निकालने की बात होगी तो रैंडम होगा, और स्टोर करने की बात होगी तो सीक्वेंशियल होगा। आंसर क्या है? स्टोर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सीक्वेंशियल। याद रखिएगा, जब भी एक्सेस की बात होगी, निकालने की बात होगी तो रैंडम, और जब भी स्टोर करने की बात होगी तो
sequential. Next, the end of a stack, traditionally known as the position where push and pop operation performed, is known as. स्टैक का जो अंत होता है जहां पर पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसे किस प्रकार से जाना जाता है? फिफो, लिफो, फ्रंट, टॉप. इसको पीक भी बोलते हैं. जो ऊपर वाला पोजीशन है जहां से हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, पुश करेंगे या पॉप करेंगे, दैट इज कॉल्ड टॉप या फिर पीक. तो टॉप भी सही है, और अगर पीक होता तो पीक आंसर हो जाता. देखो लिख भी दिया मैंने यहां पर, इस इमेज में देखो. दिस इज कॉल्ड पीक या दिस इज कॉल्ड टॉप, जहां से पुश एंड पॉप ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड पीक और टॉप. नेक्स्ट, in which of the following network topologies the communication between any two node is very fast? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं दो नोड्स के बीच संचार बहुत तीव्र होता है? अगर टोपोलॉजी में फास्ट की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? मैश टोपोलॉजी, विच इज द मोस्ट रिलायबल, विश्वसनीय या मोस्ट फास्ट, सबसे तेज चलने वाली, होम ऑटोमेशन का यूज करने वाली, दैट इज मैश. लगा दीजिए. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पर विश्वास रखती है, दैट इज मैश. मोस्ट फास्ट, सबसे तेज चलने वाली टोपोलॉजी. नेक्स्ट, फॉर अ डिजाइन ऑफ 16:1 मल्टीप्लेक्सर, हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स विल बी रिक्वायर्ड? 16:1 बहुसंकेतक के डिजाइन के लिए कितनी चुनिंदा लाइनों की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल है. कैसे करेंगे? फॉर्मूला यहां पर जो मल्टीप्लेक्सर में यूज होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n बराबर नंबर ऑफ इनपुट लाइंस. कितनी इनपुट लाइन आएंगी? 2 की पावर n. यहां पर नंबर ऑफ इनपुट लाइंस गिवन है हमें, कितनी? 16 इनपुट. तो 2 की पावर n बराबर 16. सिलेक्ट लाइंस का मतलब n. 2 की पावर क्या हो कि 16 हो जाए? तो 2 की पावर 4 बराबर 16 क्या होता है? यानी n का मान क्या आ गया? 4. आंसर इज 4. समझ में आया? तो बस याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस बराबर 2 की पावर n. नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितना है? 16. इसमें 16:1. तो n का मान कितना हो गया? 4. 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16. नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट बोथ स्टैक एंड क्यू? स्टैक और पंक्ति यानी क्यू दोनों को लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है जहां दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन हो? तो ऐसी कौन सी डेटा स्ट्रक्चर है जहां दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन होता है? डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, दैट इज द राइट आंसर. क्योंकि स्टैक में तो ऊपर से होगा सिर्फ, लेकिन क्यू में एक तरफ से लोग निकलेंगे, दूसरी तरफ से आएंगे, है ना, पीछे की तरफ से ऐड होते रहेंगे, आगे से निकलते रहेंगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू. तो ये दोनों जो इंप्लीमेंट करे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? डी क्यू, डबल एंडेड क्यू. नेक्स्ट, विच की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस? वेरी इंपॉर्टेंट वन. बताओ, दो संबंधों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? अगर टू रिलेशंस की बात हो रही है, इसका मतलब फॉरेन की बात हो रही है, जहां प्राइमरी की एक टेबल में दूसरी टेबल में उसको फॉरेन की बताते हैं, तो क्या होगा? फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है ये. एम्प्लॉय आईडी इन द फर्स्ट टेबल इज द प्राइमरी की, whereas the employee ID in the second table is the foreign key. Yes.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है? किसमें एआई का यूज नहीं होता? गेमिंग में होता है, सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, जैसे एलेक्सा, सिरी, है ना, इन सब में तो होता है। एक्सपर्ट सिस्टम में भी होता है, लेकिन किसमें यूज नहीं होता? नॉट एन एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में एआई का यूज नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इनकोडिंग टेक्निक डस आईएसकी यूज? ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपने आस्की तो पढ़ा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 7 बिट का। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 8 बिट का। ऑप्शन नंबर 2, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज कॉल्ड ISCI। अब ये जो इनकोडिंग स्कीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ASCII 7 बिट की होती, 2 की पावर 7 मतलब 128 कैरेक्टर्स। EASCII एक्सटेंडेड ASCII जो कि 8 बिट की होती है, 2 की पावर 8 256 कैरेक्टर्स। यूनिकोड और UTF-8 ये 8, 16 और 32 बिट की होती हैं। EBCDIC जो मेन फ्रेम्स में यूज होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये 8 बिट का होता है। ISCI जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये 8 बिट का, और एक्सेस 3 कोड ये 4 बिट का। तो ये आपकी जो इनकोडिंग स्कीम्स हैं, है ना, ये याद रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब 1000 बेस टी ईथरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, ईथरनेट का मतलब लैन कनेक्शन या लैन केबल बोल सकते हैं। 10 बेस टी होता है, 100 बेस टी होता है, 1000 बेस टी होता है। 1000 बेस टी का मतलब, टी का मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर। 1000 का मतलब होता है 1 गीगाबिट, 1 जीबीपीएस। तो 1000 मींस जीबीपीएस मतलब गीगाबिट ईथरनेट, बहुत तेज गीगाबिट ईथरनेट, 1 जीबीपीएस स्पीड वाला। जो आजकल आपकी केबल्स आ रही है ना, लैन केबल्स, जिसको कैटेगरी 6 में रखा गया है, या 5E वाली केबल्स हैं, दैट इज कॉल्ड 1000 बेस टी ईथरनेट कनेक्शन। अब जरा ये ध्यान से देखो, 10 बेस टी का मतलब 10 Mbps स्पीड वाली ईथरनेट केबल या लैन केबल, जिसको स्टैंडर्ड ईथरनेट बोलते हैं। 100 का मतलब फास्ट ईथरनेट, स्पीड 100 Mbps, और 1000 का मतलब गीगाबिट ईथरनेट, 1 Gbps। कैटेगरी 5E या कैटेगरी 6 केबल्स जो आजकल आ रही है मार्केट में, कैट 6, कैट 5E, उनमें ये यूज हो रहा है 1000 बेस टी, 1 Gbps स्पीड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज द फॉलोइंग? निम्न कथन किस प्रकार का है? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एसक्यूएल क्वेरी एक। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, DML, DDL, DCL या TCL। सिलेक्ट कमांड किस में आता है? DQL में, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में, लेकिन अपडेट करके इसको DQL से हटाकर कुछ कंपनीज ने किस में रख दिया? DML में। तो सिलेक्ट या तो DQL में आएगा या DML में आएगा। DQL तो गिवन नहीं है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DML है क्या? यस। सो द करेक्ट आंसर इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखो, DDL में आता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये सब। DML में आपका आता है सिलेक्ट। देखो सिलेक्ट सबसे पहले देखो, सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, मर्ज, लॉक टेबल। DCL मतलब डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, ग्रांट और रिवोक।
TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक या सेव पॉइंट, और एक होता है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसमें सिलेक्ट आता है। तो आपको याद क्या रखना है, जरा इन दोनों में देखो। यहां पर आप देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स जो गिवन है, DDL, DML, DCL, TCL, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें सिलेक्ट को रखा गया। लेकिन यहां अगर आप देखें DML में, यहां पर भी सिलेक्ट को रखा गया। तो आंसर या तो DQL होगा या DML होगा सिलेक्ट के केस में। लेकिन अगर दोनों दे दिए गए DML और DQL, तो फिर सही माना जाएगा DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि वहां सिलेक्ट को एक अलग दर्जा मिला हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन अगर DQL नहीं है, फिर आंसर आपका DML होगा सिलेक्ट। व्हाट इज द टर्म फॉर द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशनशिप इन DBMS? बताओ, DBMS में एक रिलेशनशिप में टपल्स की संख्या के लिए शब्द क्या यूज होता है? नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स का मतलब रोज, नंबर ऑफ रोज, रिलेशनशिप का मतलब कार्डिनलिटी। आंसर इज ऑप्शन 1, लगा दो। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आए तो डिग्री, नंबर ऑफ टपल्स आए तो कार्डिनलिटी, विद रिलेशनशिप का मतलब कार्डिनलिटी। नेक्स्ट, विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल? आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। ट्रुथ टेबल आपको दे देंगे और पूछेंगे किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। निम्नलिखित ट्रुथ टेबल द्वारा किस गेट का प्रतिनिधित्व किया जाता है? 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 एंड गेट है ना? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड गेट को, लगा दो। तो जब आपको गेट्स के ट्रुथ टेबल याद होंगे तो आप बता ले जाएंगे। नेक्स्ट, इन लाइनेक्स व्हाट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द डायरेक्टरी? लाइनेक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, और लाइनेक्स में फोल्डर को रिमूव करने के लिए RMDIR रिमूव डायरेक्टरी का प्रयोग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज RM मतलब रिमूव, DIR मतलब डायरेक्टरी, तो रिमूव डायरेक्टरी हो गया। नेक्स्ट, इन SQL, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, ध्यान से देखो। SQL में लाइक ऑपरेटर, द डैश सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। SQL में लाइक संकारक में प्रतीक का प्रयोग किसी एक वर्ण के निरूपित करने के लिए किया जाता है। सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट, अंडरस्कोर। अब जरा ध्यान से देखो, 0 और मोर कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं तो परसेंटेज के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, और अगर 1 सिंगल कैरेक्टर है, सिर्फ एक, तो फिर अंडरस्कोर, है ना? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर यहां पर 0 और मोर कैरेक्टर्स होगा तो आंसर क्या होगा? परसेंटेज, लाइक। जैसे अगर मैं कहूं कि SQL में ऐसे कितने नाम हैं जिनके लास्ट में ORA लिखा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? लाइक ऑपरेटर, और यहां पर जो सिंबल होगा वो क्या होगा? दैट इज मोर कैरेक्टर्स, यानी परसेंटेज। हमने क्या कहा? ऐसे कितने नाम है डेटाबेस में जिनका लास्ट में क्या रहा है? ORA। कई सारे कैरेक्टर्स है ना, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज। लेकिन अगर मैं करूं कि ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं डेटाबेस में जिनके लास्ट में A है, ये फिर अंडरस्कोर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML IMG टैग? HTML इमेज टैग के 2 आवश्यक गुण क्या है? कोई भी इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है HTML में तो क्या लगाएंगे? SRC लगाएंगे, सोर्स कोड, और उसका ऑल्ट, उसके फीचर, उस इमेज का नाम। तो SRC यानी सोर्स कोड
और ऑल्ट, दीज आर दी टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, दो आवश्यक गुण। देखिए IMG/SRC जो इमेज का फाइल नेम होगा, और यहां इमेज का डिस्क्रिप्शन ऑल्ट में, जैसे doc.jpg जो इमेज होगी उसका नाम, इमेज का फाइल नेम doc.jpg हो गई, और जो इमेज का नाम आप रखे होंगे जैसे माई डॉग जो शो हो रहा होगा उसके ऊपर, है ना, तो ये क्या हो गया, इमेज डिस्क्रिप्शन। तो एक सोर्स होगा और दूसरा ऑल्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग AI एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती? AI में कौन सी उपयोग नहीं करते? लिस्प यूज होती है, प्रोलॉग ये भी होती है। पहले के टाइम पर लिस्प और प्रोलॉग ही यूज करते थे, अब पाइथन का यूज करते हैं। तो ये तीनों सही हैं, पर्ल का यूज नहीं होता। तो लिस्प करेक्ट है, प्रोलॉग भी करेक्ट है, और ये दोनों पुरानी लैंग्वेजेस हैं AI के लिए, लिस्प और प्रोलॉग। पाइथन आपकी नहीं है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन करने के लिए? कौन कौन सी लैंग्वेज? पाइथन, लिस्प, प्रोलॉग, R, जावा, C++, जूलिया, स्केला और मैटलैब। मैटलैब आपका ऐसा डेटाबेस होता है, बैकेट। इतनी लैंग्वेजेस का यूज करते है ना, याद रखिएगा इन सबके नाम। पर्ल इज नॉट द करेक्ट आंसर। A computer CPU consists of million of tiny switches is called। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं। सीपीयू जो है वो छोटे छोटे स्विचेस से मिलकर बनता है। प्रोसेसर जिसको आप लोग बोलते हैं, छोटे छोटे स्विचेस से मिलकर बनता है। उन स्विचेस को क्या बोलते हैं? बिट्स, बाइट्स, ट्रांजिस्टर या रजिस्टर्स। टिनी स्विचेस आर कॉल्ड transistors, combination of transistors। ये ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आता है? सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, KBS, किप्स, है ना, ये सब फिफ्थ जनरेशन हो गया। नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो 80 में से कितना स्कोर किया बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 82, इन दोनों के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन ऑफ द डे, दो क्वेश्चन है। 81 पढ़ो। द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन अ हाफ एडर सर्किट रिस्पेक्टिवली आर। अर्धयोजक परिपथ में क्रमशः इनपुट और आउटपुट की संख्या क्या है? हाफ एडर में कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट बताइएगा? 81 क्वेश्चन नंबर। या आता है बताएंगे नहीं। और 82 भी देख लो। द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन अ फुल एडर सर्किट रिस्पेक्टिवली आर। एक पूर्ण योजक सर्किट में इनपुट और आउटपुट की संख्या क्रमशः कितनी है? तो हाफ एडर में इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या होता है ये बताइएगा, और फुल एडर में इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या होता है ये बताइएगा। समझ में आ गए क्वेश्चंस? या आता है बताएंगे नहीं। उम्मीद है कि इनके आंसर्स आपको मालूम होंगे और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो कैसा रहा आज का सेशन और कैसा है जोश? क्या मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे? बस इसी तरीके का पेपर आएगा, ऐसे ही पेपर आने वाला है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है देन यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आएगा। तो पास होना तो छोड़िए, टॉप होने की सोचिए, है ना। अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो टॉप कर जाएंगे। सेशन पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। बढ़िया तरीके से विथ फुल कंसंट्रेशन, विथ फुल एक्टिव मोड। सर की इज्जत का सवाल है ना, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, बढ़िया करके आना है। और पेपर देने के बाद
बताइएगा जरूर कैसा रहा पेपर। यस, अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर अगर बेसिक से एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर थ्योरी, फॉर एमसीक्यूज, फॉर मॉक टेस्ट, फॉर पीडीएफ पर्पस। वन स्टॉप सॉल्यूशन। कहां आपका एग्जाम गया, सेंटर कौन सा है, कितनी दूर अलॉट हुआ, बताइएगा कमेंट करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।